भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। तो यहां पर ट्रायंगल की बात हो रही है कि 3 ऐसे शहर जो पर्यटन के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? पर्यटन के उद्देश्य से, टूरिज्म के उद्देश्य से ट्रायंगल का काम करते हैं और वो गोल्डन ट्रायंगल के रूप में है। ये 3 शहर ऐसे हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि इसमें से एक शहर ऐसा है जो अतीत और वर्तमान दोनों की साझी विरासत लेके चलता है, जिसमें आप रख सकते हैं दिल्ली को, दिल्ली का पुराना इतिहास, चांदनी चौक का इतिहास और आज पार्लियामेंट का इतिहास, दोनों लाल किला और संसद, ये दोनों बताता है कि दिल्ली अतीत में भी कैसी थी और वर्तमान में भी कैसी है। दूसरा शहर है इस ट्रायंगल का आगरा, जो कि ये बताता है कि इतिहास में अमर प्रेम की कहानी कैसी है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है वो है जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो पिंक सिटी के नाम से आपका जयपुर जाना जाता है। ये तीनों शहर मिलकर के जितने भी सैलानी भारत में आते हैं उनके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन पर्यटन के उद्योग के रूप में विकसित करते हैं, बहुत ही बेहतर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो आगरा, दिल्ली और जयपुर ये भारत में पर्यटन का गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो बिल्कुल दिमाग में इसे बना के रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? बात यहां हो रही है टिस्को की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। किसकी बात हो रही है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की। तो टिस्को किसके नजदीक है? पटना के नजदीक है, दरभंगा के नजदीक है, धनबाद के नजदीक है या टाटा नगर के नजदीक है? तो हम बताते हैं कि इसका सबसे जो बेसिक सवाल है कि टिस्को का मुख्यालय कहां है। तो टिस्को का मुख्यालय है, ये मुख्यालय इसका है मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में है। और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के तौर पर टिस्को की स्थापना की गई थी 1907 में। तो इसकी स्थापना की जानकारी आप कर लीजिए। स्थापना इसकी हुई 1907 में, तो आज से लगभग 112 वर्ष पूर्व, 112 साल पहले मुख्यालय इसका बंबई में है। टिस्को, जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की जमशेदजी टाटा ने। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे इसके जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा। और ये कंपनी वर्तमान समय में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके उत्पाद दुनिया के लगभग 50 देशों में विक्रय होते हैं, बेचे जाते हैं। और ये टिस्को दुनिया के लगभग 26 देशों में उत्पादन या निर्माण का कार्य कर रही है। 50 देशों में अपने सामान सप्लाई करती है और 26 देशों में निर्माण का कार्य करती है। और यह इसका मुख्यालय मुंबई के, महाराष्ट्र के नजदीक है। लेकिन टिस्को का संयंत्र, कुल इसके लगभग 300 से ऊपर संयंत्र हैं और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण संयंत्र इसका टाटा नगर में है। कहां पर है? टाटा नगर में है। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये रहा। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया? जी हां, सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान में 3 प्लांट एक साथ बने थे और तीनों प्लांटों की नींव पड़ी 1955 में। कब नींव पड़ी? 1955 में इन तीनों प्लांटों की नींव पड़ी। और तीनों प्लांटों की स्थापना के लिए भारत ने अलग अलग देशों से सहयोग लिया, अलग अलग देशों ने हेल्प किया। तो सबसे पहले आते हैं यहां पर भिलाई इस्पात संयंत्र पर। भिलाई, ठीक, भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई आज कहां पर है? आज है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में यह संयंत्र स्थापित है। ये वर्तमान समय में ये तीनों इस्पात संयंत्र सेल के अंतर्गत काम करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो है हिस्से के रूप में काम करते हैं। तो सेल की भी क्या कहते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भी 1955 में हुई और इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग, इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई। किसके
सहयोग से, रसिया के सहयोग से की गई। इस समय रसिया को रसिया नहीं कहा जाता था बल्कि सोवियत संघ कहा जाता था, सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। तो एक प्लांट हो गया भिलाई। दूसरा प्लांट यही सेकंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया दुर्गापुर। दुर्गापुर की भी स्थापना 1955 में ही हुई। और दुर्गापुर है कहां? दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और इस दुर्गापुर संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई। किसके सहयोग से हुई? ब्रिटेन के सहयोग से हुई। और एक तीसरा संयंत्र है, तो दो मिल गए, भिलाई और दुर्गापुर। और तीसरा संयंत्र इसका है जो स्थापित हुआ राउरकेला। कौन सा? राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला भी कब स्थापित हुआ था? 1955 में इसकी नींव पड़ी थी। और राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां पर है? ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा का यह संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? वो देश है जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी के सहयोग से। तो अगर आपके आंसर में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कहीं पर है तो वही सही आंसर होगा। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में भारत में इस्पात कारखानों की समूह जो है कि समूह को स्थापित किया गया। और यहीं से भारत में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत मानी जाती है। भारत में औद्योगिकरण की अगर का शुरुआत देखी जाए तो यहीं से है। क्लियर? ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, चौथे सवाल पे। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर है? कोयला क्षेत्र से काफी दूर। बेसिकली अगर लौह इस्पात की बात करें तो लोहे की कंपनियों की बात करें तो उसके लिए कच्चे माल के तौर पर चूना पत्थर, ठीक, कोयला और इस्पात की आवश्यकता पड़ती है। जो जहां पर इन तीनों की उपलब्धता है वो प्लांट तो काफी बेहतर चलेगा। तो यहां पर बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, ये तीनों जो है ऐसे क्षेत्रों में है जहां पर कोयला है। और ये तीनों बेसिकली सेल के अंतर्गत काम करता है। लेकिन यहीं पर एक संयंत्र ऐसा भी है जो सेल के अंतर्गत काम करता है, वो है भद्रावती। भद्रावती में जो स्टील प्लांट है, भद्रावती बेसिकली कहां पर है? ये है कर्नाटका में। कहां पर? कर्नाटक में। और कर्नाटक का यह संयंत्र किस नाम से जाना जाता रहा है? यह संयंत्र का नाम है विश्वेश्वरैया। क्या नाम है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। तो विश्वेश्वरैया एंड आयरन एंड स्टील कंपनी ये कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना स्वतंत्रता के पहले ही 1926 में कर दी गई। तो स्थापना इसकी हुई 1926 में, ठीक, 1926 में अगर स्थापना हो रही है तो 1926 आज के 93 साल पहले, 93 वर्ष पूर्व। और संस्थापक इसके थे मिस्टर एम विश्वेश्वरैया। संस्थापक के तौर पर विश्वेश्वरैया का नाम, ठीक, जाना जाता है। एम विश्वेश्वरैया ने स्थापित किया। आज यह कंपनी टोटल 339 प्लांट लगाए हुए। कितने? इस कंपनी के 339 प्लांट हैं। कितने? 339 प्लांट ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो यह कंपनी काफी आगे निकल चुकी है और यह भी सेल के अंतर्गत काम करती है। किसके? सेल के अंतर्गत। क्लियर? आगे आते हैं, इसका राइट आंसर होगा इसमें लौह इस्पात केंद्र में सारी चीजें तो उपलब्ध हैं, लेकिन कर्नाटक में कोयले का भंडार प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो इस संयंत्र के नजदीक कोयला नहीं है। यहां कोयले की आपूर्ति तमिलनाडु से की जाती है। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है। तो भारत के अगर प्राचीन उद्योगों की बात करें, चाहे वो कुटीर उद्योग के तौर पे डेवलप हुआ हो, चाहे वो किसी भी उद्योग के तौर पे डेवलप हुआ है, तो वह उद्योग है सूती वस्त्र का। लेकिन अगर हैवी इंडस्ट्री की बात करें तो हैवी इंडस्ट्री में भी सूती वस्त्र ही सबसे पहले आता है, क्योंकि भारत में सूती वस्त्र भारत की अर्थव्यवस्था का आधारशिला रहा है। भारत का सूती वस्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध रहा है प्राचीन काल से लेकर अब तक। और सूती वस्त्र की कारखाने की स्थापना सबसे पहले भारत में 1818 में की गई। भारत का ये पहला जो है हैवी इंडस्ट्री था, पहला बृहद उद्योग। यह अलग बात है कि 1818 का कारखाना पूरी तरह चल नहीं पाया, असफल हो गया। लेकिन इसी के बाद 1854 में भारत में सूती वस्त्र का पहला
सफल कारखाना खोला गया मुंबई में। कहां पर खोला गया? मुंबई में खोला गया और यह सफलतापूर्वक चला और इसे कावस जी डावर ने खोला था। 1854 में जो कारखाना खोला गया, किसने खोला? कावस जी डावर महोदय ने इस कंपनी को खोला था और यह सूती वस्त्र का पहला सफल कारखाना रहा, जबकि सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में बंगाल में खोला गया था। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग, चाहे प्राचीन काल में लीजिए चाहे हैवी इंडस्ट्री के मामले में लीजिए, दोनों स्तर पर क्या होगा? दोनों स्तर पर सूती वस्त्र ही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? पेट्रो रसायन इन द सेंस ऑफ पेट्रोलियम की बात हो रही है। यहां पर पेट्रोलियम भारत में कई जगहों पर पाया जाता है। आपके बॉम्बे हाई के क्षेत्र में भी पेट्रोलियम का प्रचुर भंडारण है। आपके गुजरात के तटीय क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम का जो है पर्याप्त भंडारण है। तो अगर यहां पर पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रो रसायन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि कच्चे तेल की नहीं बल्कि पेट्रोलियम तेल शोधनशाला की बात हो रही है। तो भारत ही नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन रिफाइनरी भारत में ही है और वह भारत के गुजरात में है। भारत के गुजरात का वो कौन सा शहर है? वो शहर है जामनगर। कौन सा शहर है? जामनगर। यह जामनगर कारखाना सरकारी क्षेत्र का कारखाना नहीं है बल्कि यह निजी क्षेत्र का कारखाना है और पेट्रोलियम का यह कारखाना जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो वो है जामनगर, गुजरात। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल ये रहा, भारत में कपास मिल, प्रथम कपास मिल, कपास इन द सेंस ऑफ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कहां पर लगाया गया? बंगाल में। और बंगाल का वह शहर कौन सा है? वो शहर है कलकत्ता और उस शहर के अंदर वो जगह है जहां पर लगाया गया था, उसका नाम है फोर्ट ग्लास्टर। क्या नाम है? फोर्ट ग्लास्टर है उस जगह का नाम। तो फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया 1818 में सूती वस्त्र का पहला कारखाना, जो बंगाल के कलकत्ता शहर में है। क्लियर? यह कारखाना सफल नहीं रहा, मैंने अभी बताया, असफल हो गया। इसके बाद 1854 में कावस जी डाबर द्वारा बंबई में पहला सफल कारखाना चलाया गया। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। सुनामी वार्निंग सेंटर, सुनामी कहते किसे हैं? सुनामी वैसे जापानी भाषा का शब्द है, ठीक, इसे जापान ने गढ़ा है। सुनामी समुद्र में आए भूकंप से उठी हुई ऊंची लहरों को कहते हैं। यह काफी प्रभावकारी होती है और भारत में सन 2004 में जो है सुनामी का प्रभाव देखा गया, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर जो है भूकंप के कारण स्टार्ट हुआ था। और इसी के बाद सन 2004 में जब आपके यहां सुनामी का प्रभाव पड़ा, तो इसी के बाद भारत ने सुनामी वार्निंग सेंटर को बनाने का प्रयास किया और इसकी स्थापना की गई सन 2007 में। कितनी? सन 2007 में आपके यहां सुनामी वार्निंग सेंटर बनाया गया और यह सुनामी वार्निंग सेंटर बनाया गया हैदराबाद में। लेकिन सिर्फ हैदराबाद से पूरे समुद्री क्षेत्रों को कवर नहीं किया सकता, क्योंकि सुनामी तालाब, पोखरे, कुएं और क्या बोलते हैं नदियों में नहीं आती, ये सुनामी समुद्र में आती है। तो समुद्री सेक्टर में इसका जो है व्यापक जो है केंद्र स्थापित करना पड़ता है। तो हैदराबाद के साथ साथ, हैदराबाद में तो इसका मुख्यालय रहा, इसका मुख्यालय है हैदराबाद। हैदराबाद के साथ साथ 63 क्षेत्र इन्होंने हिंद महासागर में स्थापित किए, जो भारत सहित एशिया के तमाम देशों को सुनामी के विषय में जानकारी देते हैं। और लगभग 350 क्षेत्र, कितने? 349 क्षेत्र लगभग इन्होंने और बनाए हैं जो हिंद महासागर के अतिरिक्त हैं, जहां से सुनामी के विषय में जानकारी मिलती है। प्रायः माना जाता है कि यह जानकारी सुनामी के तट पर पहुंचने के
तकरीबन 10 मिनट पहले ही सुनामी वार्निंग सेंटर बता देता है ताकि लोग सावधान हो जाएं और कम से कम जान माल का नुकसान हो। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थापित किया गया। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, तो बेसिकली आपको एक बात हम पहले से बता दें कि भारत में मौसम विज्ञान विभाग आज से नहीं बना है। यह स्वतंत्रता के जो है काफी पहले बनाया गया विभाग है। इसकी स्थापना 1875 में ही कर दी गई थी और इसके पहले मौसम विज्ञानी थे हेनरी फ्रांसिस। कौन था पहला मौसम विज्ञानी? हेनरी फ्रांसिस। हेनरी फ्रांसिस साहब इसके पहले वैज्ञानिक थे जो मौसम विज्ञानी थे। तो भारत में मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना जो है 1875 में ही कर दी गई है और इस 1875 के बाद जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने इसके लिए अलग से व्यवस्था की और एक नया विभाग बनाया और इसे जोड़ा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से। किससे? यह वर्तमान समय में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक भाग है। तो यह वर्तमान समय में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है और अगर मंत्रालय के अंतर्गत है तो इसका मुख्यालय कहां होगा? दिल्ली में होगा। कहां पर है? दिल्ली में है। तो भारत में मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है। यह पृथ्वी विज्ञान विभाग के अंतर्गत काम करता है। क्लियर? अगले और लास्ट सवाल पे आते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में 3 दिसंबर 1984 का दिन शायद तब तक याद किया जाएगा जब तक भोपाल का अस्तित्व है या भारत का अस्तित्व है, क्योंकि यह घटना ऐसी रही है जिसमें 15,000 लोगों को तो तत्काल प्रभाव से काल के गाल में निगल लिया और लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग इस घटना से बाद में प्रभावित हुए। तो भोपाल गैस त्रासदी जिसे आप जानते हैं वो 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई और भोपाल जो कि मध्य प्रदेश का शहर है यहां पर भोपाल एमपी में। और इस घटना का कारण क्या था? यहां पर एक कंपनी थी जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी। इस यूनियन कार्बाइड कंपनी में क्या काम किया जाता था? इस यूनियन कार्बाइड कंपनी में कीटनाशक बनाया जाता था। कीटनाशक बनाने की कंपनी थी और कुछ तकनीकी कारण से यहां पर कीटनाशक में उपयोग की जाने वाली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ और यह गैस इतनी खतरनाक निकली कि लगभग 15,000 लोगों को तत्काल इसने निगल लिया और इसका प्रभाव आज भी भोपाल में काफी हद तक देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन के ये 10 सवाल आपको कैसे लगे? कितने आपके क्वेश्चन सही हुए और आप इन सवालों से कैसे जूझ रहे हैं? कैसे आपका परफॉर्मेंस आ रहा है? इसका जवाब मुझे मैसेज के द्वारा जरूर करिएगा।